हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संतुलन की संकल्पना के बारे में और ये जो वीडियो है इस टॉपिक से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में हमने एरी तथा प्राट के मत एवं हैफोर्ड तथा बोवी के जो कॉन्सेप्ट है उनकी चर्चा की थी। उन दोनों वीडियो को आप अवश्य देखें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जोली तथा आर्थर होम्स की संकल्पना के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जोली ने संतुलन के बारे में क्या कहा। सन 1925 में जोली ने संतुलन के सिद्धांत पर अपना मत प्रकट करते हुए हैफोर्ड तथा बोवी के मत का खंडन किया। यानी कि जो हैफोर्ड और बोवी ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था उसका खंडन करते हुए जोली ने अपना एक नया सिद्धांत जो है संतुलन से संबंधित प्रस्तुत किया। हैफोर्ड तथा बोवी के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है परंतु नीचे घनत्व समान होता है। यानी कि हैफोर्ड और बोवी ने कहा कि धरातल के नीचे एक क्षतिपूर्ति तल होता है, उसके ऊपर तो घनत्व चेंज होता है, बदलता है, परंतु उसके नीचे जो है वो घनत्व समान होता है, एक जैसा रहता है। जबकि जोली ने बताया कि व्यवहार में एक्चुअल में ऐसा कोई निश्चित तल जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि धरातल के अंदर जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं इसमें बहुत आसानी से अव्यवस्था उपस्थित करके इस क्षतिपूर्ति तल को जो है वो नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल विपरीत बात जो है जोली ने हैफोर्ड और बोवी से कही है कि ऐसा कोई निश्चित तल जो है वो हो ही नहीं सकता। जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है जिसमें घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। जोली ने कहा कि जो समान घनत्व वाला क्षेत्र है उसके नीचे एक 10 मील की मोटी परत होती है और उसमें घनत्व में परिवर्तन जो है वो होता है। और इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं तथा अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा होता है। यानी कि जो ये 10 मील मोटी परत है इसमें जो कम घनत्व वाले क्षेत्र है वो अधिक गहराई तक जो है इसमें डूबे रहते हैं और जो भारी पदार्थ का जो भाग है उसको ये हटा देते हैं। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो असमान घनत्व वाली परत है उसमें अलग अलग घनत्व वाले जो भाग है उनका निचला जो भाग है, निचला तल है वो एक समान न होकर अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में जोली ने ये क्षेत्र बताया, ये तो है समान घनत्व वाला क्षेत्र और इसके नीचे का इन्होंने बताया क्षतिपूर्ति तल जिसको उन्होंने कहा कि 10 मील मोटी परत है और यहीं पर जो है वो घनत्व में अंतर जो है यहां से देखने को मिलता है। जोली ने क्षतिपूर्ति तल को एक रेखा के रूप में न मानकर एक 10 मील मोटी परत को ही क्षतिपूर्ति मंडल जो है वो माना है। यानी कि ये जो 10 मील मोटी परत है ये पूरी एक क्षतिपूर्ति मंडल या जोन के रूप में इसको इन्होंने चिन्हित किया है, माना है कि ये पूरी 10 मील मोटी परत है, यही क्षतिपूर्ति मंडल है। जोली के मत में भी तेराव के सिद्धांत की झलक है, परंतु यह विचार हैफोर्ड एवं बोवी के अनुसार न होकर एरी के तेराव के काफी नजदीक, यानी कि जो जोली ने अपना मत दिया है वो एरी का जो सिद्धांत है उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपना मत जो है वो प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं आर्थर होम्स की संकल्पना के बारे में। आर्थर होम्स ने अपने ग्रंथ भौतिक भूविज्ञान में 1940 में संतुलन तथा उससे संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी भौतिक भूविज्ञान के नाम से और
40 में इन्होंने संतुलन के बारे में अपनी जो बात है वो कही। आर्थर होम्स ने एरी की तरह माना कि ऊंचे उठे भागों की रचना हल्के पदार्थों से होती है तथा उन्हें संतुलित रखने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है, जिसका घनत्व काफी कम होता है। यानी कि जिस तरह से एरी ने माना कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी जड़ है, रूट उतनी ही अधिक गहराई में डूबी होगी, और जो ऊंचे वाले भाग है वो हल्के पदार्थ अर्थात सियाल के बने हैं। उसी बात को आर्थर होम्स ने भी माना। पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की जड़ होती है, यानी कि जो सियाल की जो रूट है वो काफी गहराई तक होती है, जो 40 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई तक रहती है। यानी कि इनकी जो गहराई है पर्वतीय भागों की ये 40 किलोमीटर या इससे ज्यादा कम भी हो सकती है। सागर तल के निकट मैदान के नीचे सियाल की गहराई 10 या 12 किलोमीटर होती है। यानी कि जो समुद्र के किनारे वाला जो भाग है, मैदानी भाग, उसके नीचे जो है सियाल जो परत है उसकी गहराई 10 से 12 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है तथा समुद्री तली के नीचे या तो सियाल होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वह अत्यंत पतली होती है। यानी कि होम्स ने ऐसा माना कि जो समुद्रों की जो तली है उसके नीचे सियाल जो परत है या तो बहुत पतली रूप में होती है या कहीं कहीं पर हो सकता है वो नहीं भी होती है। यहां पर ये आर्थर होम्स ने अपना जो सिद्धांत है उसको इस डायग्राम के माध्यम से समझाने का जो प्रयास जो है वो किया है। यहाँ पर ये पठार दिखाए गए हैं, ये माउंटेन है, ये मैदानी भाग है और ये समुद्री, यहाँ पर सी लेवल और ये समुद्री जो है पैदा है, और यहाँ पर ये सीमा और ऊपर वाला भाग जो है ये सियाल का बना हुआ उन्होंने माना है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो संतुलन की जो व्यवस्था है सामान्य रूप से किस प्रकार से होती है, क्योंकि इससे पहले हमने अलग अलग विद्वानों के विचार जो है उनके बारे में अध्ययन किया। सामान्य रूप में संतुलन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से बनी रहती है। भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है क्योंकि भूगर्भिक शक्तियां इसमें अव्यवस्था स्थापित करने में कार्यरत रहती है। कि जो वैसे तो संतुलन हमेशा बना ही रहता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूगर्भिक शक्तियां हैं वो इसमें जो भी अव्यवस्था होती है उसको वापस स्थापित करती रहती है, और कई बार उसमें अव्यवस्था उत्पन्न भी उनसे होती रहती है। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्राय धरातल पर परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी फोर्सेस काम करते हैं उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपरी भाग में धरातल में जो परिवर्तन है वो हमेशा होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में अव्यवस्था हो जाती है। कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण से संतुलन की जो एक आदर्श एक बैलेंस स्थिति होती है उसमें हमेशा अव्यवस्था जो है वो होती रहती है, और ये सब चीजें बहुत लंबे समय के बाद में देखने को मिलती है। जब किसी स्थान पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तो उस पर शीघ्र ही अपरदन का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जैसे ही किसी स्थान पर पर्वत का निर्माण हो गया तो अपरदन अपना जो कार्य है उस पर करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार अपरदन के कारण पर्वत की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे घटने लगती है। कि ये प्रक्रिया भी काफी लंबे समय तक हजारों करोड़ों वर्ष तक चलती है, और उसके बाद में जो पर्वत की जो ऊंचाई है अपरदन की वजह से धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके विपरीत जो अपर्दित पदार्थ है वो समुद्र में, सागर में जमा होने लगता है, जिस कारण जो समुद्र तली है उसका जो भार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस प्रकार पर्वतीय भाग जो है वो हल्के होने लगते हैं तथा सागर तली जो है वो भारी होने लगती है, क्योंकि पर्वतों से जो अपरदन होकर जो पदार्थ है, कंकड़, पत्थर, बजरी जो भी है, वो नदियों के द्वारा बहा के लाके समुद्र की तली में जमा किया जाता है, तो जिसके पर्वतीय भाग हल्के हो जाते हैं, और समुद्र तली में चूंकि वो जमा किया जाता है तो तली जो है धीरे धीरे भारी हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों में
असंतुलन की जो स्थिति है वो संतुलन की जो स्थिति है वो अव्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि पर्वत जो पहले भारी थे वो हल्के हो गए, समुद्र की तली पहले जो हल्की थी वो भारी हो गई। इस प्रकार पर्वतीय भाग से अपरदित होने से उसका जो दबाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फलस्वरूप उसमें उठाव या उभार जो है वो होने लगते हैं कि जैसे ही अपरदित पदार्थों के लंबे समय के बाद में जो पर्वतीय भाग है उस पर जो दबाव जो है वो कम हो गया, उससे धीरे धीरे क्या होगा, उसमें पर्वतों में वापस जो है उभार होगा, उनकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ेगी। इसके विपरीत सागर तली है वो धीरे धीरे नीचे की ओर दसकने लगती है, क्योंकि वहां पर पर्वतों के द्वारा लाया हुआ नदियों उसको बहा के लाती है, कंकड़ पत्थर बजरी जो भी मलबा है वो सागर तली में जमा करती है, तो तली धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की ओर दसकने लगती है। इस प्रकार दो जगहों पर दबाव के कारण सब स्ट्रेटम या अध्य स्तर में भारी पदार्थों का हल्के पदार्थों की तरफ धीरे धीरे मंद बहाव जो है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि पर्वत हल्के हो गए और समुद्र की जो तली है वो भारी होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो हल्के पदार्थ की तरफ जो है मंद भाव धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो छहित स्तंभ यानी कि जो पर्वत है वो ऊपर उठने लगते हैं तथा अधिक भार वाले भाग नीचे धंसने लगते हैं, यानी कि जो तली है समुद्र की उसमें भार अधिक हो गया वो नीचे की ओर धंसने लगती है और जो पर्वत है वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं। यहाँ पर ये संतुलन की आदर्श संतुलन जो स्थिति है उसका डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ये पर्वतीय भाग है, धीरे धीरे यहाँ से पदार्थ जो है वो अपरदित होकर नदियों के द्वारा बहा के लाके यहाँ समुद्री तली में ये डिपॉजिट हो गए और धीरे धीरे ये जो पर्वतीय भाग ये हल्के होंगे और ये जो समुद्र तली है ये धीरे धीरे भारी होगी। धीरे धीरे यहाँ पर दबाव नीचे की तरफ जाएगा और ये जो पदार्थ है इनका जो फ्लो इधर हल्के भाग की तरफ होगा और धीरे धीरे वापस पर्वतीय भाग की जो ऊंचाई है वो वापस पुनः बढ़ने लगेगी। इस प्रकार सबस्ट्रेटम का ऊपरी भाग सियाल के ऊपरी भाग के विपरीत गैस युक्त तथा गर्म होता है। इस कारण पदार्थों का जो बहाव होता है, परंतु यह भाव अत्यंत मंद गति से हो रहा है, यानी कि जो पदार्थों का जो बहाव है वो बहुत ही मंद गति से होता है, उसमें काफी लंबा समय जो है वो लगता है। इस प्रकार पदार्थों की स्थान पूर्ति होती रहती है तथा पुनः संतुलन की व्यवस्था जो है वो स्थापित हो जाती है, इनकी धीरे धीरे अपरदित जो पर्वत है उसकी ऊंचाई पुनः बढ़ती है और संतुलन जो है वापस पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया में एक बहुत ही लंबा समय जो है वो लगता है, कई युग जो है वो बीत जाते हैं। तो इसी के साथ में संतुलन की संकल्पना से संबंधित अलग अलग विद्वानों के हमने यहाँ पर विचार जो है वो पढ़े। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित आपको कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स में से किसी भी एक या एक से ज्यादा बुक्स की स्टडी जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से संबंधित आपको अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप ये वेबसाइट है mybooklo.com, यहाँ से आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसके जो नोट्स है वो निःशुल्क फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।